मान लो कि अगर इंटरनेट लिटरेसी के लिए एक प्रॉपर स्कूल वैल्यू एजुकेशन होती तो आधा इंस्टाग्राम आज अनपढ़ कहलाता और बाकियों में से कुछ लोगों को तो वहां की यूनिफॉर्म भी देखने को नहीं मिलती। और मजाक में मत लेना इस सब्जेक्ट को, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी का जो डाउनफॉल चलता चला जा रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है कि तुमने इंटरनेट लिटरेसी को बस अड्डे पे लिखी सूचना समझ के इग्नोर करने की गलती करी है। और अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। So hello everyone, you guys probably don't know me. I am Gorshad, the one and only savior of internet literacy and its moral values. आज मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है बात करने के लिए, तो आराम से बैठ जाओ because I am back on the grind just to cover this very large and complex concept of morality. Complex इसलिए क्योंकि इंसान की moral values निर्भर करती हैं उसके नेचर पर, हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पर। डिपेंड करता है कि तुम ऑसवर्ल्ड देख के बड़े हुए हो या स्पिट्सविला। और इसलिए भी क्योंकि आज इंटरनेट की डेट में मोरालिटी के साथ जीना मतलब डुबकी मार मार के शहर की नालियां साफ करना। यानी कि जब तक ये काम कोई दूसरा कर रहा है तब तक तो सही है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। हैशटैग स्वच्छता अभियान, हैशटैग स्वच्छता अभियान के पैसे मिलेंगे तो बात कर। शाबाश मेरे भाई, आज तुम्हारे सपने में गांधी जी आके तुमको रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे। लेकिन जब खुद की बारी आए तो अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हिप्स खो जाते रह जाते हैं और बाकी आम इंसान और हर जूने जैसी शक्ल वाले आदमी को भी अपने स्टैंडर्ड याद आ जाते हैं। इसलिए आज सोशल मीडिया पे अपनी इमेज बनाने के दौर में ये एथिक्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्शियंस, मॉरल वैल्यूज जैसे बड़े बड़े शब्द आपको गटर में ही तैरते मिलेंगे। और एम्पैथी की तो कब की डूब के मौत हो गई। और मीम कल्चर पे आ जाओ तो सब खुदगर्ज और बेशरम हो गए हैं। और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि रिलेटेबल मीम कल्चर के सारे लोग उस भले आदमी डेकी सुगी को गालियां बकते हैं, अरे नालायकों। हाँ, माना कि ये शो नोबिता के पर्सपेक्टिव से चलता है तो लोग चाहते हैं कि उसका और शिजुका का सीन बने, पर आज के लौंडे नोबिता में खुद को देख रहे हैं भाई। क्योंकि जो लोग बचपन में डोरेमोन देख के नोबिता का मजाक उड़ाया करते थे वो आज खुद इंटरनेट पे काम धंधे और लड़की की तलाश में भटक रहे हैं। चलो मैं समझ सकता हूँ कि नोबिता से एक कनेक्शन होगा सबका, मगर डेकी सुगी को गंदी बद्दुआएं क्यों दे रहे हो? क्योंकि शिजुका उसकी तारीफ करती है। अबे क्यों नहीं करेगी? तुम सबने बस यही सपने देख रखे हैं कि मेरे पास डोरेमोन के गैजेट आ जाएं, शहर में राज हो जाए, शिजुका मिल जाए और जियान और सुनियो की तो पर किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं डेकी सुगी जैसी काइंड, स्मार्ट, हेल्पफुल और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी बनाऊं जो मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है, रिस्पेक्टफुल है। नहीं भाई, हम तो इसी को बदनाम करेंगे। बस इसी सोच की वजह से आज तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे। खैर, हम थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हमने पूछा मोरालिटी, तो ये इंटरनेट लिटरेसी, जियान, सुनियो, कहाँ की बात कहाँ चल रही है? इस बात का इससे क्या संबंध जो मैंने आपसे पूछा है? इसका इंटरनेट लिटरेसी से क्या लेना देना है? काफी है, क्योंकि आज के जमाने में किसी भी नैरेटिव, आइडियोलॉजी या किसी भी चीज के चलन को चाहे शुरू करना हो या पूरी तरह खत्म करना हो, उसमें एक बहुत मेजर रोल होता है पॉप कल्चर या इंटरनेट कल्चर का। और ये सारे कल्चर्स चलाते हैं नेटिजन्स। एंड इस टॉपिक पे मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने यही बताया था कि हर नेटिजन में इंटरनेट पर आने से पहले एक सर्टेन डायरेक्शन की मैच्योरिटी, इस वर्ल्ड नेटवर्क एंड एल्गोरिथम की प्रॉपर नॉलेज, इंटरनेट को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करने वाली स्किल्स एंड स्पेशली इंटरनेट पर बिहेव करने की समझ होनी ही चाहिए। और सरल भाषा में इसी ज्ञान को इंटरनेट लिटरेसी कहते हैं। अब मैंने शॉर्ट में बता दिया, पर ये सिर्फ इतना सा नहीं है। इंटरनेट लिटरेसी एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है एक ऐसी टर्म जो खुद खुलने के बाद अपने अंदर काफी सारी ब्रॉड टर्म्स को कवर करती है। इसका एक और एग्जांपल है मैनेजमेंट। ऐसे ही इंटरनेट लिटरेसी के अंदर 3 टर्म्स कवर होती हैं, ट्रेडिशनल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सबके बारे में बात करना अभी हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर ही एक इंट्रो टर्म है नेटिजन। फिर उसी में आगे चल के इंटरनेट यूजर्स के मैनर्स, एटिकेट्स, बिहेवियर आते हैं, जिसमें ओवरऑल मोरालिटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और मोरालिटी एक ऐसी चीज है जो बुरी किसी को नहीं लगती पर अपनाना भी कोई नहीं चाहता। जस्ट लाइक ऑर्फन किड्स। नहीं, ये नहीं। तुम में से अगर किसी ने मॉरल साइंस की किताब ईमानदारी से पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा कि जीवन में तमीज, कायदे, कानून, कर्तव्य और संस्कारों की जरूरत तो पड़ती है। शायद इसलिए हमारे स्कूल्स की छोटी क्लासों में एक एडिशनल सब्जेक्ट मॉरल साइंस का भी हुआ करता था। पर तुम में से ज्यादातर लोगों ने उसे किसी दीन का नहीं समझा, क्योंकि वो सब्जेक्ट कंपैरेटिवली आसान होता है और आसान चीजों को इग्नोर करना और भी आसान होता है। इसलिए तुमने इस महान शिक्षा, नैतिक शिक्षा को 2 कौड़ी की किताब समझ के इसको स्कूल के एकेडमिक्स, फंक्शन, स्पोर्ट्स, मारपीट, टीचर स्टूडेंट्स के झगड़े, टीचर के झगड़े, स्टूडेंट्स के प्रेम संबंध, टीचर्स के प्रेम संबंध, इन सब के भी बहुत नीचे दबा दिया। लेकिन नहीं दबाना था, क्योंकि एकेडमिक सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी रियल लाइफ में, सोसाइटी में
आज तक किसी काम नहीं आई और शायद आएंगी भी नहीं। मगर मॉरल साइंस या मोरालिटी ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सोशली लोगों से इंटरेक्ट करने में, दूसरों को कुछ कंट्रीब्यूट करने में, मैनर्स, काइंडनेस, पोलाइटनेस, बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रिंसिपल्स, एटिकेट्स, एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। और आज किसी भी इंसान की नियत जानने के लिए आपको घर घर के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। अगर आपको इंसान को थोड़ा भी परखना आता हो तो लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल राशन कार्ड की तरह लेके बैठे हैं। ज्यादातर लोगों के रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग तुम्हें वहीं पे दिख जाएंगे। वो कैसी स्टोरीज डालता है, किस तरह के पोस्ट को लाइक करता है, कंट्रोवर्शियल चीजों पर क्या कमेंट करता है, किन गधों को फॉलो करता है। केवल ये सब देखकर ही आप किसी की भी थिंकिंग के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि ये सारे लोग इंटरनेट पर एक दूसरे के मजे लेने बैठे हैं। वो दिल से चाहते हैं कि ऑनलाइन कलेश हो और कंट्रोवर्सीज चलती रहें, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए विवाद। मेरा एक दोस्त तो रोज शाम को ये सोच के घूमने निकलता है कि काश आज दो औरतों की आपस में मारपीट देखने को मिल जाए, IRL नहीं तो ऑनलाइन ही सही। तो ये लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन झगड़े चलते रहें ताकि इन्हें किसी एक इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करके और दूसरे को नंगा करके अपनी प्रोफाइल का मकसद मिल सके। अब देखो, चकल्लस, बकैती, ट्रेंड्स और फालतू के लोगों के मजे लेने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी जरूरी है यार। और मैं तो खुद कभी कभी लाइफ में अब्सर्डिज्म की थ्योरी मानता हूं। तो भाई लाइफ में जो दिल करे सब करना, पर कभी नैतिक शिक्षा को इग्नोर मत करना, क्योंकि जो करते हैं उनकी जिंदगी ऐसे अंधकार में जाती है कि भूतनी का रास्ता भी सिगरेट की रोशनी से ढूंढते हैं। नैतिक शिक्षा के चितियापे में मिस्टेक हो गया। तो अब स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं मोरालिटी पर। देखो, वैसे कई जगह इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। मोरालिटी इज अ वाइडली डिबेटेबल प्रिंसिपल दैट डील्स विद द डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी गुड एंड व्हाट इज बैड। किन एक्ट्स को अच्छा मानकर हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे या जिन्हें सही मानकर जस्टिफाई करेंगे, और किन कामों को गलत बोलकर हमें उन्हें रोकना होगा, क्या सही और क्या गलत। पर मोरालिटी का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स इसलिए होता चला जाता है क्योंकि अब यूनिवर्सल अनस्पोकन रूल्स ऑफ द सोसाइटी तो बचे नहीं, इसलिए सही और गलत को लेकर सबका मानना अलग अलग होता जा रहा है। देयर जजमेंट्स आर सब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन देयर फैमिली टीचिंग्स, कंडीशनिंग, फेलोशिप, ओन नॉलेज एंड रिलीजियस आइडियोलॉजीज, बिकॉज मोरालिटी इज यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फैक्टर्स लाइक कल्चर एंड पर्सनल बिलीव्स। एंड मोरालिटी के जजमेंट्स देने के लिए सब में कुछ बेसिक लेवल के नॉलेज और एक्सपीरियंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट डील्स विद हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी शुड बिहेव। इट ऑफन इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस अबाउट एथिक्स, वैल्यूज एंड व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ मॉरली एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल एक्शन। अब फैसले लेने के लिए एक तरह का थॉट प्रोसेस तो कॉमन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भले ही कई लोग अलग तरह के बिलीव्स रखते हैं, चाहे रिलीजन को लेकर, चाहे अपनी टीचिंग्स को लेकर या पर्सनल प्रेफरेंसेस को लेकर, मगर सब में मोरालिटी या ह्यूमैनिटी जैसे इमोशंस तो कॉमन होने ही चाहिए। और कई बार ऐसा होता भी है कि भले ही सबकी फिलॉसफी अलग हो, लेकिन सब लोग किसी एक मुद्दे पर एग्री करते हैं। जैसे कि हिंदू और मुसलमान बहुत ही कम मुद्दों पर एकजुट होकर हाथ मिलाते हैं, और उनमें से एक है होमोसेक्सुअल्स को गालियां बकना। हाँ, ह्यूमैनिटी भी। मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले एक शब्द देखने को मिलेगा, मॉरल डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको दो चीजों के बीच में एक डिफिकल्ट चॉइस करनी पड़ती है। और फिर इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हाइंज डिलेमा। हाइंज एक आदमी है जिसकी बीवी डेथ बेड पर है और डॉक्टर्स ने बताया कि एक स्पेसिफिक तरह की दवा ही उसकी जान बचा सकती है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। और वो स्पेशल मेडिसिन सिर्फ एक ही ड्रगिस्ट के पास है, क्योंकि उसी ने उस दवा को बनाया है। तो अब मार्केट में मोनोपोली होने के कारण वो उस $200 की कीमत की चीज को 10 गुना ज्यादा महंगी बेच रहा है। हाइंज कैसे भी करके इधर उधर से उधार लेकर सिर्फ आधे पैसे $1000 ही अरेंज कर पाता है, और उस ड्रगिस्ट के आगे जाके वो हाथ पैर जोड़ता है कि भाई साहब अभी मेरे पास सिर्फ यही है, प्लीज आप मेरी मदद कर दो, मेरी बीवी की जिंदगी दांव पर लगी है। मगर वो दुष्ट तरस नहीं खाता और एक दिन मौका मिलने पर हाइंज उसकी लेबोरेटरी में घुस के वो दवा चुरा लेता है। तो अब आप बताओ, क्या ये एक्ट सही है या गलत? काफी लोग बोलेंगे कि हाँ यार सही किया, कोई भी होता तो यही करता। कुछ लोग बोलेंगे कि लॉ के हिसाब से ये क्राइम है, भले इंटेंशन आपकी कुछ भी हो। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि और लोगों को भी तो उस दवाई की सख्त जरूरत होगी, मगर सब तो चोरी नहीं कर रहे। और ऐसे ही दोनों पक्षों की तरफ से आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे, जिनमें से आपको कोई भी सही लग सकता है। और इन सारे जवाबों में से ना ही कोई पूरी तरह गलत है और ना ही पूरी तरह सही, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं है, और इसीलिए ऐसी सिचुएशंस को मॉरल डिलेमा कहते हैं। और लाइफ में इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, परप्लेक्सिंग, दिमाग की हटाने वाले मॉरल डिलेमास होते हैं, जिनका फैसला 9-10 क्लास के लफंडर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ह्यूमन बिहेवियर का एक्सपीरियंस और मोरालिटी की नॉलेज भी होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास जानने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब आप रिसर्च करने बैठोगे देन यू विल सी दैट मेनी फिलोसोफर्स एंड स्कॉलर्स हैव एक्सप्लोर्ड वेरियस थ्योरीज ऑफ मोरालिटी लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजी, रिलेटिविज्म एंड वर्चू एथिक्स। इन सब का ब्रीफ मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी हम चलते हैं हमारे आज के मेन मैटर पर।
नैतिक शिक्षा के चितिया। अच्छा, ये सही और गलत, अच्छे और बुरे का स्टेटमेंट किस बेसिस पर दिया जाता है? सबसे पहले तो ये देखना होता है कि काम क्या किया है। मोरालिटी के बेसिस पर एक्शन तीन तरह के होते हैं: मॉरल, इमोरल एंड नॉन मॉरल। मॉरल टास्क वो होते हैं जिन्हें करना सोसाइटी में अच्छा माना जाता है, जैसे कि जरूरतमंद की मदद करना, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, हर किसी को सम्मान देकर बात करना। और इमोरल काम वो हो गए जिन्हें इनका अपोजिट माना जा सकता है, जैसे कि गरीबों का हक मारना, बेजुबान जानवरों को परेशान करना, लोगों से धोखाधड़ी करना, बदतमीजी करना। इन सब कार्य करने वाले इंसान को एक बेकार, घटिया या बुरा व्यक्ति बोलना गलत नहीं होगा। और जिन कामों को करने से ना ही सोसाइटी पर कोई बुरा इंपैक्ट पड़े और ना ही कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन हो, वो काम जो कि न्यूट्रल है, जिससे ना किसी का कोई नुकसान हो रहा है और ना ही किसी का भला हो रहा है, इन कामों को कहा जाता है नॉन मॉरल। जैसे कि खाना खाना, घूमना फिरना, दोस्तों में आपस में बातचीत करना, हंसी मजाक करना। लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो नॉन मॉरल ही लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी पर ऐसा इंपैक्ट छोड़ेंगे कि आगे चल के आपके इमोरल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपके माइंड के लिए डिस्ट्रक्टिव हो और आगे चल के सोसाइटी के लिए भी। जैसे कि गलत संगत में रहना, लालची मन से सोचना, अश्लील विचारधारा रखना, हमेशा दूसरों को कोसते रहना। देखो, लाइफ में कुछ हद तक हर कोई मोरालिटी रखता है, पर उसके पीछे का फाउंडेशन हर इंसान का अलग हो सकता है। एंड दिस स्पेशली डिपेंड्स अपॉन कि आप लाइफ के किस फेज में हो और आपके दिमाग में कितना ब्रॉडली सोचने की क्षमता है। As humans evolve and learn new things, our moral changes. It depends upon your circumstances. It evolves with time as people share their experiences and beliefs about the world. जैसे जैसे हम दुनिया को देखते हैं, नए पर्सपेक्टिव समझते हैं, दूसरों की जिंदगी, उनके सिनेरियोज, उनकी मेहनत और स्ट्रगल्स को देखते हैं, उनसे सीखते हैं। We learn more and more and wiser in our judgments. और इसी को कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। और इसी बात को डिटेल में समझाने के लिए आज हमारे इमेजिनरी गेस्ट ऑफ द इवनिंग रहेंगे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, लॉरेंस कोलबर्ग। इन भाई साहब ने मोरालिटी की स्टडी में काफी काम आसान किया है, क्योंकि इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हाइंस डिलेमा के बारे में भी मैंने इन्हीं की रिसर्च में पढ़ा था। इन्होंने बताया कि बढ़ती उम्र और अनुभव के साथ आपकी मोरालिटी की स्टेजेस भी बढ़ती हैं। इन्होंने इसको एज के हिसाब से 3 कन्वेंशनल स्टेजेस में डिवाइड किया है, विच इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और इन तीनों में 2-2 स्टेजेस हैं। फिलहाल ओवरऑल कुल मिला के टोटल 6 स्टेजेस हैं। और ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही कम लोग 4th स्टेज पार कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्र में तो बड़े हो जाते हैं पर उनका दिमाग हाई स्कूल की लड़कियों जितना ही रहता है। लेट्स गेट टू द स्टेज 1, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। मॉरल डेवलपमेंट का पहला पड़ाव। इस स्टेज को ये भी कह सकते हैं कि बच्चों वाली अप्रोच, क्योंकि इस स्टेज में मोरालिटी के दायरे में रहने का सिर्फ एक कारण होता है, अवॉइडिंग पनिशमेंट। इस स्टेज की शुरुआत होती है जब बच्चों को ओबीडियंस और कायदे सिखाए जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स की बात मानना, होमवर्क करना, मैनर्स रखना, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करना। और बच्चे खुद से नहीं तो कम से कम पनिशमेंट मिलने के डर से ये सब काम कर ही लेते हैं। और मोरालिटी में भी सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है, जैसे कि बचपन में बेसिक मॉरल काम आप सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि वैसा करने के लिए आपको बताया गया है, और सब लोग वो काम करते भी हैं क्योंकि शायद ना करने पे डांट पड़ सकती है, मार पड़ सकती है। वैसे तो कोलबर्ग ने इन सारी स्टेजेस को किसी भी इंडिविजुअल की एजेस के हिसाब से सिखाया है, जैसे कि इतनी सी इतने टाइम तक होगी स्टेज 1, फिर उससे आगे स्टेज 2, फिर कुछ ईयर्स में जाके स्टेज 3। बट दैट्स नॉट हाउ रियलिटी वर्क्स। मगर एज के साथ स्टेजेस बढ़ना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ लोगों में अकल आ जाती तो आज इस देश में महापुरुष तो क्या, एनिमे कैरेक्टर पैदा होते। पर देश का युवा भटक गया है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कैसे इंटरनेट पर रैंडमली लोग आके ऑडियंस का ब्रेन वॉश करके चले जाते हैं। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि स्पॉटिफाई पे रैंडमली ऐड क्यों आते हैं। ज्यादातर लोग अपने टीनेज में आके सेकंड स्टेज पर पहुंच जाते हैं। बस कुछ नर्ड्स वगैरह ये वाली पर्सनालिटी काफी टाइम तक रखते हैं, जैसे कि वो लोग रूल्स को तोड़कर कोई काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो गलत है। ऐसा नहीं है कि ये अंदर से बहुत शरीफ लोग हैं, वो काम ना करने के कारण होते हैं, जैसे कि कोई पकड़ ना ले, बेइज्जती ना हो जाए, या कुछ लोग जज करेंगे। खैर, ये अप्रोच कुछ मामलों में ठीक है, पर इस अप्रोच से आप ज्यादा से ज्यादा संस्कारशाला के पेपर पास कर सकते हो, मगर असल जिंदगी के एग्जाम में कंपार्टमेंट के फॉर्म भरते रह जाओगे। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये स्टेज सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि इस माइंडसेट के लोग आपको हर दूसरे घर में मिल जाएंगे। इनकी मोरालिटी की बुनियाद केवल एक चीज पर टिकी है, सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब कोई भी मॉरल एक्ट करने से पहले इनके मन में सिर्फ एक सवाल आता है कि मैं मॉरली करेक्ट बन जाऊंगा, तुम दोगे क्या, ये बताओ। इन्हें हिपोक्रेट्स कहा जा सकता है क्योंकि जिन लोगों से इनका मतलब निकल रहा हो या फ्यूचर में कोई फायदा या मदद मिल सकती हो तो उनकी चाटुकारिता में ये पीछे नहीं हटेंगे। उनके सामने तो ये नैतिकता की मूर्ति बन के खड़े हो जाएंगे। तब इनसे ज्यादा पोलाइट, वेल स्पोकन, खुशमिजाज आदमी पूरे जिले में नहीं मिलेगा। पर अपने से नीचे दर्जे के लोग या जिससे अब कोई काम नहीं निकल रहा, उस आदमी को ऐसे धुतकारते हैं जैसे वो किसी अनफनी क्रिंज इन्फ्लुएंसर का फैन पेज चलाता हो। कौन है? हटाओ इसको।
बाहर भागो। इसी स्टेज में और आगे बढ़े तो किताबी भाषा में इस तरह के माइंडसेट को रिलेटिविज्म भी कहा गया है। इसे अच्छे सेंस में भी यूज कर सकते हैं और बुरे सेंस में भी। रिलेटिविज्म की थ्योरी कहती है दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट मॉरल ट्रुथ्स, मतलब कि नॉलेज मोरालिटी किसी भी चीज पर डिपेंड करे। कल्चरल नॉर्म्स, रिलीजन, सोसाइटल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये सब फिक्स नहीं है। कुछ जगह है पर स्पेसिफिक सिचुएशंस और पर्सनल फीलिंग्स के हिसाब से लोग इन्हें बदल लेते हैं या फॉलो ही नहीं करते। इन शॉर्ट, इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। ये अपने शर्मनाक एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए दुनिया की किसी भी किताब को गलत साबित कर देंगे और अपने मतलब की बातों को मॉरल वैल्यूज बना लेंगे। और सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स ऐसे देंगे जिसे देखकर लगे कि ये इतने मॉरली करेक्ट लोग हैं कि शक्तिमान इन्हें सॉरी बोलता है। और सोशल मीडिया की तो क्या ही बताएं, लोग इतने ज्यादा डैंक हो गए हैं कि इन्हें हंसी भी सिर्फ दूसरों की बर्बादी पर आती है। और इस तरह के लोग किसी एक तरफ नहीं होते। जिस साइड पर ज्यादा क्लाउड दिखे वहां पर अपने नाम की थाली लेके खड़े हो जाते हैं। और भाई यहाँ लोगों के अंदर रहम नहीं है। अभी मान लो किसी जगह पर एक आदमी वर्सेस 5 सुअरों की लड़ाई हो रही हो, मतलब इनके बीच इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि जो बच्चे दुकानों पर टेक्कन खेल रहे थे वो छोड़ के देखने आ गए। इमेजिन कर लो एक जबरदस्त जख्मी लड़ाई। आदमी उन सुअरों को उठा उठा के फेंक रहा है, सारे सुअर बारी बारी से उसकी पसलियां तोड़ रहे हैं। मतलब बिल्कुल रोमांचक दृश्य, पूरी टक्कर की लड़ाई। मगर कुछ देर बाद पिगी गैंग के 2 मेंबर और आते हैं मदद के लिए और वो 7 नाली के राक्षस उस पर भारी पड़ते हैं और उस बेचारे की मौत हो जाती है। अब वहां खड़े लोग क्या मोमबत्तियां जलाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे उस योद्धा को? ये सब देखने वालों का या तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा, पर क्या मरा यार? क्या देखा हमने आज, फिल्म में देख लिया है, मजा आया। बस इसलिए आज तुम मॉरली करेक्ट नहीं बन पाए। स्टेज 3, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। स्टेज 3 में लोगों के अंदर थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है तो इन लोगों का एक मोटिव रहता है। These kind of people and their moral development is focused on living up to social roles and expectations। मतलब कि ये लोग मोरालिटी के पजामे में इसलिए रहते हैं ताकि ये दूसरों की नजर में एक अच्छा इंसान दिख सके। भले ही अंदर कितना गोटों में दर्द हो रहा हो, पर अपनी इमेज मेंटेन करना और दूसरों का अप्रूवल मिल जाना ही इनके लिए बहुत है। ये लोग अच्छे काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि दूसरों की अटेंशन मिले, देखने वाले लोग इनकी तारीफ करें। इन्हें अपनी इमेज की बहुत चिंता होती है। अब जैसे कि एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। इन्हें ये बात समझ नहीं आई। इसका मतलब होता है कि बिना किसी उम्मीद के अच्छे काम करो और भूल जाओ। तो इनके हिसाब से है नेकी कर प्रोफाइल पर डाल। अब हाँ, इसको गलत नहीं कह सकते क्योंकि भले ही आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन हाँ सोसाइटी की तरफ एक कंट्रीब्यूशन तो है ही। पर सबको बताने में अजीब लगता है ना। अब जैसे मैं बताऊं, हेलो माय नेम इज फलाना फलाना और मैं रोज रिक्शे वालों को बीड़ी पिलाता हूँ। अब बात आती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की। देखो, मोरालिटी में जब तक आपकी भावनाएं दिल से नहीं जुड़ी हुई है तब तक कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर अगर दूसरों की फीलिंग्स को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपनी बताना जानते हो, तो आप जिंदगी में कभी मोरालिटी को समझ ही नहीं सकते। बिकॉज मोरालिटी इज डेफिनेटली इंटरवाइंड विद इमोशंस। और जिन लोगों में प्रेम, दया और करुणा नहीं होती वो जीवन में कभी सुखी भी नहीं रह पाते। अटैचमेंट बिटवीन अ पर्सन टू एनिमल एंड द एनवायरनमेंट आर द फाउंडेशंस ऑन विच मोरालिटी stands. Take away the emotions and all you are left with is critical analysis and decision making based upon cost and reward, and this simply is not considered morality. अब सही मायनों में तो इंसान में बढ़ते ज्ञान के साथ साथ ये स्टेजेस भी विकसित होती रहनी चाहिए जब तक कि आप 6th स्टेज तक ना पहुंच जाओ। और हमें अच्छे से पता है कि आज इंटरनेट के दौर में ज्यादातर लोगों की मोरालिटी 3rd स्टेज पर आके दम तोड़ देती है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि ये 3 स्टेजेस दूसरों की अटेंशन से कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, पर बाकी की 3 स्टेजेस बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जिस जमाने में रह रहे हैं यहाँ आदमी खाता स्नैपचैट पर है और हगने इंस्टाग्राम पर जाता है। चलो ये सब तो फिर भी ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो लोग हैं जो इंटरनेट पे रह के सोसाइटी में एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। काफी सारी इमेच्योर ऑडियंस और कुछ क्रिएटर्स जो कि सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना और गलत धारणाएं फैलाना जानते हैं। और अगर तुम वो हो जो किसी भी क्रिएटर के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे ही किसी को सीरियस गालियां और धमकियां देने ऑनलाइन पहुंच जाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी हाथ से गई दोस्त। अब तुम्हें खुद भगवान या सत्यमेव जयते का आमिर खान ही सुधार सकते हैं। और अगर डार्क जोक्स की बात करें, देखो डार्क जोक्स की ना एक बाउंड्री होती है जिसे बस छू के भाग के आने का मजा है, क्योंकि अगर गलती से उस बाउंड्री के अंदर घुस गए देन योर स्टेटमेंट वोंट बी कंसिडर्ड अ जोक, इट्स जस्ट गोना बी डार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसेबिलिटी जैसे टॉपिक पर जोक मार रहे हो तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में एक हद तक रहकर समझ आ सकता है, मगर किसी इंडिविजुअल स्पेशली चैलेंज्ड या डिसीज्ड पर्सन के मुंह पे कुछ थोड़ी बोल दोगे। पर इन सब के कमेंट्स में भी ये फालतू के लोग पहुंच जाते हैं उनकी जिंदगी और मुश्किल बनाने। और कब कैसा जोक मारना है ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है।
हर किसी को अपनी लिमिट्स अच्छे से मालूम होती हैं। सबको मालूम होता है कि कब लिमिट क्रॉस हो जाएगी। जैसे कि एक क्लास में सब लोग एक दूसरे के मजे लेते रहते हैं। कभी कभी सिर्फ एक बंदे का बहुत मजाक उड़ता है और फिर कभी वो बंदा दूसरों के साथ मिलकर बाकियों की बेइज्जती करता है। एक कंफर्टेबल लेवल पर इससे एक फन एनवायरनमेंट बना रहता है और ज्यादातर लोग बुरा भी नहीं मानते क्योंकि वो दूसरों पर जोक करने के साथ साथ खुद पर एक जोक लेना भी जानते हैं। एंड इन दी मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अ नॉन मॉरल एक्टिविटी क्योंकि किसी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अगर कोई लाइन क्रॉस कर दे फिर वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रह जाता। एंड सेम गोज विद द इंटरनेट। हंसी मजाक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड इवन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन एक हद पार करने के बाद इट्स क्लियरली बुलिंग एंड हैरेसमेंट विच इज टोटली इमोरल विदाउट एनी डाउट। एंड प्रॉब्लम ये है ना कि ये ट्रोलिंग, बिचिंग, बुलिंग, एक्सट्रीम डार्क जोक्स, ये सब बातें सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहती। बायस्ड ओपिनियंस एंड टॉक्सिक नैरेटिव्स का इम्पैक्ट लोगों की रियल लाइफ में भी आता है। इन्हें लग रहा है कि ये 4 बातें सुन के बहुत स्मार्ट हो गए हैं। और मैंने पहले ही बताया कि जो ये सब लोग सिर्फ कूल बनने के लिए इन्हें लग रहा है कि सब इन्हें कूल समझ रहे हैं, इसलिए जलीलता में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। IRL समाज में तो अपॉर्चुनिटीज गेंदे के फूल लेके इनका इंतजार कर रही है। पर कौन बताएगा इन्हें कि ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। कंक्लूजन, इंटरनेट लिटरेसी हमें यह सिखाती है कि एज अ नेटिजन हम अपनी एबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और इंटरनेट का यूज करें पहले खुद को बेहतर बनाने में, फिर मॉरल वैल्यूज डेवलप करके सोसाइटी को बेहतर बनाने में। बिकॉज इंटरनेट इज अ रियली पावरफुल टूल। कई बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाने की मदद से, कुछ सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करने की वजह से कुछ क्रिमिनल टाइप लोग एक्सपोज हुए हैं और पकड़े भी गए हैं। बेबस और कमजोर लोगों की मदद हो पाई है, वेदर इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट, जो कि एक काफी सही चीज लगती है मुझे। जैसे कि अगर आप अपने रोज के फालतू खर्चे, खाने पीने के 20, 50, 100 रुपए किसी जेन्युइन और ट्रस्टेड पोर्टल पर डोनेट कर दो तो आपके पास से कुछ नहीं गया। मगर ऐसे ही लाखों डोनेशंस की मदद से हो सकता है कई लोगों की बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाए या किसी और तरह की मदद। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं दूसरों की मदद करने के, क्योंकि कल को भगवान ना करे अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी कोई अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो आपके पास भी एक लास्ट होप तो होगी। इसलिए सबका मकसद होना चाहिए इंटरनेट को एक ऐसी जगह बनाना जहां पर सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं, ना कि एक ऐसी टॉक्सिक जगह जहां पर कोरी बकवास और घटिया मुद्दे चलते हो, अपॉर्चुनिस्टिक लोग बैठे हो, जहां पर कोई किसी का नहीं है। बस इसी फर्क को समझ जाने को कहते हैं वैल्यूज रखना, और यही है असली इंटरनेट लिटरेसी। पर अभी मोरालिटी का चैप्टर बाकी है, भूल गए? अभी कोलबर्ग की बाकी 3 स्टेजेस भी बची हैं और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और बात करनी है। उसे मैं कवर करूंगा पार्ट 2 में, जिसमें हम मोरालिटी की असली गहराई में उतरेंगे। और आपने इस वीडियो में यहां तक इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।